देखो क्वेश्चन आ जाएगा महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में योगदान का है। महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में का योगदान है, एक तो क्वेश्चन रहता है, या दांडी वाले भी पूछ लेगा। तो महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले लिखना है महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। महात्मा गांधी जी सबसे पहले भारत कब आए थे? साउथ अफ्रीका से 1915। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत आए। और महात्मा गांधी किस सिद्धांत पे काम करीन था? सत्य और अहिंसा, अहिंसा और सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत पर आजादी में योगदान दिया। किस सिद्धांत पे काम करी था? सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने हिंदू मुसलमान की एकता पे जोर दिया। ठीक है, हिंदू मुसलमान की एकता पे जोर दिया। उसके बाद क्या करना है? महात्मा गांधी ने आज़ादी के साथ साथ समाज की जो बुराई है उसको ख़त्म करने का पर बल दिया, जैसे छुआछूत, सामाजिक कुरीतियाँ, महिलाओं का उत्पीड़न। ठीक है, गलत लिखे, महिलाओं का उत्पीड़न, तो ये सब पे बल दिया। मतलब महात्मा गांधी आज़ादी के साथ साथ क्या कर रहे हैं? छुआछूत को ख़त्म कर रहे हैं। उसके लिए हरिजन सभा बनाए ना महात्मा गांधी। छुआछूत, सामाजिक कुरीतियाँ, महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा था उस पर उसको ख़त्म करने पर बल दिया। ये हो गया। उसके बाद 1916 में महात्मा गांधी ने लखनऊ समझौता में भाग लिया। ठीक है ना, और वहीं उसमें पूरा बात लिख देना। अब राजकुमार शुक्ल को भी डाल देना। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ना, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे सत्याग्रह किए। ठीक है ना, तो अब उसके बाद भी और लिखना है कि महात्मा, और भी लिख दो कि 1917 को चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने नील की खेती के लिए 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के बारे में लिख देना थोड़ा सा। 1920 में महात्मा गांधी कौन आंदोलन चलाते हैं? असहयोग आंदोलन चलाते हैं। फिर 1922 भी लिख दो कि महात्मा गांधी 1922 में चोरी चौड़ा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। फिर 1930 को स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन करना, उसमें क्या चीज कौन यात्रा करते हैं? दांडी। थोड़ा सा दांडी यात्रा भी डाल दो, इतना लंबा चौड़ा जाएगा। उसके बाद महात्मा गांधी ने 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन किया और 1942 उसमें कौन सा नारा दिया? करो या मरो, करो या ना मरो का नारा दिया। इतना कर लो और आज 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई के कारण की विवेचना करें। तो पहले लिखना है प्लासी की लड़ाई कब हुआ? 1757 को प्लासी की लड़ाई हुआ। किसके बीच हुआ? सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। क्लाइव होगा रॉबर्ट क्लाइव को हुआ। तो पहला बोलना है का जिसकी ये प्लासी की लड़ाई 1757 को, पहले इतना से लिखना है कि प्लासी की लड़ाई 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। ये जो युद्ध था धोखे का युद्ध था, युद्ध न था, धोखा था। तो लिखना है धोखे का युद्ध था। इसके महत्वपूर्ण कारण है, पहला कारण में लिखना है बंगाल की समृद्धि। उस वक्त पूरे भारत में सबसे ज्यादा बंगाल समृद्ध था, क्योंकि बंगाल में ढाका में मलमल होता था, नील का कपास, जूट, ये सब खेती होता था, जिससे वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ का जो जगह बंगाल था तो बहुत समृद्ध था। इतना पॉइंट लिख दिया। पहला बंगाल की समृद्धि था, जहाँ समृद्धि होगा वहाँ अब अंग्रेज वहीं पर फोकस करेगा ज़्यादातर, क्योंकि अंग्रेज को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, टैक्स चाहिए, सब। दूसरा क्या लिखना है? सिराजुद्दौला की अनिश्चित उत्तराधिकारी। इसमें पॉइंट में क्या लिखना है कि अलीवर्दी खान का करीस कि है ना सिराजुद्दौला को ये बना दी, नवाब बना दिया। अलीवर्दी खान किसको बना दी? सिराजुद्दौला को नवाब। और उसकी जो खाला है शायद खसीटी बेगम, वो चाहती थी कि मेरा बेटा नवाब बने, तो खाला से भी झगड़ा हो गया। तो वही, और उसके क्या हुआ कि शौकत जंग जो है वह अंग्रेज से मिल गया, अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया कि हाँ मारो सिराजुद्दौला को हटाओ, हम बैठते हैं।
तो दूसरा का पहला कारण है बंगाल की समृद्धि, दूसरा कारण है सिराजुद्दौला का अनिश्चित उत्तराधिकारी कि अली वर्दी खान किसको बना दी, सिराजुद्दौला को बना दी। और शौकत जंग सोचा था कि हम बन जाए, तो शौकत जंग किससे मिल गया, अंग्रेज से। शाही फरमान का दुरुपयोग, अंग्रेज को फारूक शेर जो है, अंग्रेज को फारूक शेर, पूरा गलत लिख दिया, अंग्रेज को फारूक शेर ने एक ना शाही फरमान जारी किया। उसमें क्या कि आप बिना टैक्स के आप यहाँ कुछ पैसा दे कर बिना टैक्स के आप बंगाल में आप है ना व्यापार कीजिए। तो लेकिन क्या हुआ, उस अंग्रेज का अगर इस बिना टैक्स का जो है ना शाही फरमान का दुरुपयोग करने लगा, वहां का उस कंपनी को दिखता फारूक शेर के ना आपको टैक्स बिना टैक्स के यहाँ व्यापार करना, उका इस कंपनी का हर एक आदमी बिना टैक्स के व्यापार करने लगा। कंपनी को न दिखता, कंपनी अलग हुआ, कंपनी को देना, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिखा, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम कर रहा है ना उन लोग भी बिना टैक्स के व्यापार कर रहा, उन लोग साइड से व्यापार कर रहा। मतलब कोई कंपनी व्यापार कर रही है तो वहाँ का जैसे कोई कंपनी है, कोई कर्मचारी है, उस साइड से बिजनेस कर रहा है, उस साइड से बिजनेस कर रहा है, वो भी बिना टैक्स दे। तो अंग्रेज का कर इस टैक्स का दुरुपयोग कर दी, किसके दे टैक्स का, फारूक शेर जो दिल्ली में बैठा हुआ है, उसके फारूक शेर बोल दी जाइए आप बंगाल में आप बिना टैक्स के ना आप है ना ये कीजिए व्यापार कीजिए। तो सोचो मान लो कि हम डिज्नीलैंड का कोई पास है, हम कोई एक आदमी को देते, पूरे ग्रुप को देते, भाई तुम लोग मतलब कि एक अब तुम लोग का अपने रिश्तेदार को भी लेके जाओ, वो अपने रिश्तेदार को लेके जाओ, वो अपने तो दुरुपयोग हुआ ना, ठीक है। तो ये होता है काल कोठरी होगा। काल कोठरी घटना क्या हुआ, अब ये घटना सच है कि नहीं है। एक अंग्रेज बोलता है कि सिराजुद्दौला का 146 अंग्रेज को एक कोठरी में बंद कर दी, जिसमें 127 अंग्रेज मर गया दम घुटने की वजह से, ठीक है ना। और ये घटना क्या हो गया, काल कोठरी की घटना, ठीक है। अब इसको हम रीअरेंज कर देते हैं, ठीक है। साफ से लिखना है प्लासी की लड़ाई का महत्वपूर्ण कारण, प्लासी की लड़ाई के कारण की विवेचना करें तो प्लासी की लड़ाई 1757 को हुआ, किसके बीच हुआ, सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। ये धोखे का युद्ध था, ठीक है, धोखा था, युद्ध नहीं था, धोखा था। इसके प्लासी की लड़ाई में जो झगड़ा का क्या कारण बना, तो निम्नलिखित कारण बने। पहला, बंगाल की समृद्धि, जहाँ समृद्ध रहेगा अंग्रेज वही फोकस करना चाहेगा। तो बंगाल की समृद्धि, बंगाल उस टाइम भारत का समृद्ध राज्य था, ठीक है, बंगाल से या तो समृद्ध था, ठीक है। उसमें जैसे ढाका में मलमल नील का खेती होता था, जूट की खेती होता था, जिससे बंगाल समृद्ध था। और दूसरा क्या है, सिराजुद्दौला का अनिश्चित उत्तराधिकारी है कि अली वर्दी खां किसको बना दी नवाब बंगाल का, सिराजुद्दौला को, और जिससे घसीटी बेगम चिढ़ गई कि मेरा बेटा नवाब ने बना। लिखना है कि बस इतना से लिखना है कि अली वर्दी खान ने सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया, जिससे शौकत जंग किससे मिल गया, रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज से मिल गया, धोखा दे दी। उसके बाद एक और धोखा दी से मीर जाफर बड़ा धोखेबाज इंसान लगा, ठीक है। शाही फरमान तो शाही फरमान का दुरुपयोग लिखना है, टॉपिक बनाना है, तीसरा पॉइंट में शाही फरमान का दुरुपयोग, फिर एरो देना है। फारूक शेर ने 1717 में, फारूक शेर ने 1717 में अंग्रेज को एक फरमान जारी किया, जिसको बोलते हैं शाही फरमान। इसमें अंग्रेज को बिना टैक्स के व्यापार करने की छूट दी, लेकिन अंग्रेज ने उस शाही फरमान का दुरुपयोग किया और व्यक्तिगत रूप से दुरुपयोग किया, ठीक है, जिससे है ना प्लासी की लड़ाई का कारण बना। हो गया काल कोठरी की घटना कि अंग्रेज, उसमें क्या काल कोठरी घटना में क्या चीज है कि 146 सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज को एक कोठरी में बंद कर दिया, जिससे 127 अंग्रेज मर जाता है। और इस घटना को क्या कहते हैं, काल कोठरी घटना, ठीक है। सवाल आएगा भक्ति आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अब उसमें बहुत सारे 2-3 सवाल अलग है, भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या है,
वो अलग चीज है, लेकिन भक्ति आंदोलन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे उसका है। तो लिखना है भक्ति आंदोलन मानव और ईश्वर के बीच रहस्यवादी संबंध है। मतलब भक्ति आंदोलन मानव और ईश्वर के बीच रहस्यवादी संबंध पर बल देता है। ठीक है ना, ठीक है। भक्ति आंदोलन मानव और ईश्वर के बीच रहस्यवादी संबंध पर बल देता है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? दक्षिण भारत। किसने की? अलवार और नैनार ने। अलवार और नैनार ने की। ठीक है ना। तो अलवार किसके भक्ति? वैष्णव और नैनार शैव धर्म के। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन बहुत ज्यादा व्यापक बढ़ा है मध्यकाल में। ठीक है। क्या कारण है भक्ति आंदोलन का कि बड़ा है? हिंदू धर्म में बहुत सारी कुर्तियां आने लगी, व्यापक कुर्तियां, गलत तरीका, गलत चीज। जैसे वर्ण व्यवस्था, हिंदू में वर्ण व्यवस्था पे हो गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हिंदू धर्म में बहुत सारी कुर्तियां आ गया कि पूजा करेगा तो पंडिते करेगा, बहुत सारा कंडीशन में। और कारण है कि इसी बीच इस भक्ति आंदोलन इसलिए हुआ कि हिंदू मुसलमान में एकता पर भक्ति आंदोलन में हिंदू और मुसलमान की एकता पर बल दिया गया। देखिए ख्वाजा साहब की आज सबसे ज्यादा हिंदू भी लोग भी बहुत ज्यादा है, समझा। तो भक्ति आंदोलन वो भी होता है, उसमें भी है। मुसलमान में भक्ति में कहा है? सूफी लोग हैं, सूफी संत लोग हैं। अब भक्ति आंदोलन दो तरह का भक्ति हुआ, सगुन भक्ति और निर्गुण भक्ति। अब सगुन भक्ति में अलग ठोकना है बात। सगुन भक्ति वो भक्ति है जिसमें मूर्ति का भगवान का विशेष दे करके पूजा जाता है, मूर्ति पूजा बना करके भगवान की पूजा किया जाता है। और निर्गुण भक्ति में बिना मूर्ति के पूजा किया जाता है, बस है कि ऊपर वाला एक है। भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में किसने स्टार्ट किया? रामानंद, कबीर और भी है, कबीर है और गुरु नानक है। ये सब कौन भक्ति करते थे? निर्गुण भक्ति करते थे। और भक्ति आंदोलन में धर्म सरलता पर बल दिया गया। धर्म एकदम सरल है, इतना कोई कठिन नहीं है, धर्म सरल है। पूजा मूर्ति, भक्ति आंदोलन में कई लोग मूर्ति पूजा का विरोध इन लोग मूर्ति पूजा का विरोध करा है। ठीक है ना। मूर्ति पूजा, जात पात, ऊंच नीच का विरोध हुआ है। भक्ति आंदोलन में सती प्रथा, दास प्रथा, जाति प्रथा पर का विरोध हुआ है, इस सब का विरोध हुआ है। भक्ति आंदोलन में वर्ण व्यवस्था का विरोध हुआ है। ठीक है, एक बार फिर बोलते हैं। तो भक्ति आंदोलन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ है? दक्षिण भारत से। वो स्टार्ट करी से अलवार और नैनार स्टार्ट करी से। ठीक है। भक्ति आंदोलन मानव और ईश्वर के बीच क्या है? रहस्यवादी संबंध। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? दक्षिण भारत से। क्यों स्टार्ट करी से? अलवार और नैनार। अलवार कौन धर्म को मानता था? वैष्णव। अलवार वैष्णव और नैनार शैव। कौन काल में बहुत ज्यादा मध्यकालीन। कारण क्या था? हिंदू धर्म की कुर्तियां, अरे हिंदू मुस्लिम एकता का बल। और कुर्ती अलग लिख दिया। हाँ। लिखना है कि इसकी भक्ति आंदोलन में हिंदू और मुसलमान की एकता पर बल दिया गया है। ठीक है, ये लिख दिया। भक्ति आंदोलन दो तरह का भक्ति होता है, एक सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को स्टार्ट करी से रामानंद, कबीर, गुरु नानक। गुरु नानक ये सब भक्ति करते थे निर्गुण भक्ति। और सगुन भक्ति के लिए लिखना है कि सगुन भक्ति में मूर्ति का पूजा करके भक्ति किया जाता है, और निर्गुण भक्ति में बिना मूर्ति के पूजा किए भक्ति किया जाता है। तो निराकार भक्ति मतलब निर्गुण भक्ति में भगवान का निराकार रूप में पूजा किया था कि भगवान का कोई रूप नहीं है। ठीक है। भक्ति आंदोलन में धार्मिक स्वतंत्रता पर बल दिया गया। ठीक है। भक्ति आंदोलन में मूर्ति पूजा, जात पात, ऊंच नीच का विरोध किया गया है। भक्ति आंदोलन में सती प्रथा, जाति प्रथा, ये सब का विरोध किया गया। बोलेगा भक्ति आंदोलन के कारण बताइए, क्या है कारण हुआ, क्या कारण थे भक्ति आंदोलन के? तो पहला लिखना है, पहले वही बात लिखना है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से, अलवार नैनार, थोड़ा सा बात लिख देना है, तो 3 4 5 लाइन। पहला कारण है हिंदू धर्म में कई बुराइयां हो गई थी, जैसे वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, सती प्रथा, जिसके कारण है ना भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। दूसरा है हिंदू मुसलमान की एकता।
तो भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण कारण था हिंदू मुसलमान। इसमें हिंदू मुसलमान की एकता में बल दिया गया। राम रहीम है ना, राम रहीम हिंदू मुसलमान में राम रहीम आपस में भाईचारा के लिए राम रहीम एक बताया गया, राम और रहीम दोनों एक है। सूफी संतों का प्रभाव, ठीक है, भक्ति आंदोलन में सूफी संतों का बहुत प्रभाव हुआ। सूफी लोग रहस्यवादी थे, ठीक है, उन लोगों ने सगुन भक्ति पर भी जोर दिया। सगुन भक्ति को छोड़ देना, खाली इतना सूफी संतों का प्रभाव। ये 3-4 कारण बस पॉइंट बना करके लिख देना है, ठीक है, इतना सा बात। फिर पहले लेकिन लिखना होगा थोड़ा सा वो सब बात, भक्ति ने जो टिप्पणी बताया ना वो लिखना, फिर ये कारण लिखना, इतने लिखना, क्योंकि उसको और इसको दोनों मिला के लिखना है, इसलिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कारण थोड़ा बाद में लिख देना, पहले वो लिख देना फिर ये लिख देना। मिटाओ जिसको। है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के लिए, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है उत्तर में कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर का मांडा। ठीक है, अब इस पे लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे लिखना होगा, पहले पूरा बात लिखना होगा। पहले लिखना होगा हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। फिर कितना कितना क्षेत्रफल है, 1300 किलोमीटर का क्षेत्रफल है शायद। और हड़प्पा सभ्यता उत्तर में कहाँ तक फैला हुआ? जम्मू कश्मीर का मांडा। जम्मू कश्मीर के मांडा जिला तक है, ठीक है ना। और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र। दैमाबाद महाराष्ट्र है। फिर पश्चिम में कहाँ? बलूचिस्तान के पाकिस्तान तक। और पूरब में कहाँ? उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर। आलमगीरपुर तक है, ठीक है ना। लेकिन ये कितना वर्ड में जाएगा? 5-6 लाइन में जाएगा, पूरा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता दोनों। थोड़ा सा और बात लिखना है विस्तार की, ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत में कहाँ, और विस्तार में और भी अच्छे से लिखना होगा तो लिखना होगा सिंधु घाटी सभ्यता किस किस देश में फैला है? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला है। ये 3 बात हो गया। और बात लिखना है कि सिंधु सभ्यता में इतना सा बात हो गया, इतने बहुत है। दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है सर, कितना फिर पेज होना चाहिए? उसमें बन जाएगा, उससे बन जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार लिखना है ना, पहले देखो सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसे स्टार में बता रहे हैं। मान लो एक लाइन में होगा सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैला है। सिंधु सभ्यता भारत उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर फिर दक्षिण में दैमाबाद और पूरा पश्चिम में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर पूरब में, ठीक है ना, आलमगीर तक फैला हुआ। और 2-3-4 बात को उसमें एडजस्ट करना। दूसरा क्या है? सिंधु सभ्यता के पतन का कारण। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आ जाएगा तो पहला कारण है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा में कौन कौन चीज लिखोगे? सिंधु घाट, हड़प्पा सभ्यता जो पतन का कई विद्वानों ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता पतन का बाढ़, सूखा, भूकंप से ये सभ्यता का विनाश हुआ। जो भी प्राकृतिक आपदा में जो आता है, बाढ़ आता है, सूखा आता है, ठीक है, और उसके बाद क्या कहा, भूकंप आएगा, उससे विनाश होगा। दूसरा है आर्यों का आक्रमण। तो कई विद्वानों ने कहा कि अब कौन कहा है उसको ही बता देंगे बाद में। आर्यों का आक्रमण में लिखना है कि सिंधु सभ्यता का कई विद्वानों ने माना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण ये सभ्यता का विनाश हो गया। और क्या लिखना है? आर्थिक तंत्र का कमजोर होना, लेकिन उसमें थोड़ा सा और पढ़ लेना है, ठीक है। हाँ, लिख लेंगे। ये 2 बात हो गया। अगला क्वेश्चन रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पहला बात लिखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है पहला। और किसको हराई था? नंद वंश के साथ। नंद वंश के पहले चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं। दूसरा पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के जो लास्ट राजा है घनानंद को चाणक्य की सहायता से हराया और मौर्य वंश की स्थापना की है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य फैला है हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, इधर बंगाल से लेकर पाकिस्तान तक, इधर न लिख सकती कोई दिक्कत है, फैला पाकिस्तान अफगानिस्तान तक फैला हुआ। ये 3 कितना पॉइंट हो गया? 4 पॉइंट हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य जो लड़ाई लड़ी से एक तो घनानंद से हो गया, लेकिन एक तो लिखना है चंद्रगुप्त मौर्य
किसको हराई है? सेल्यूकस निकोटर उसको भी लिखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकोटर को हराया, ठीक है। और उसकी बेटी हेलेना से शादी भी करी से, ऐसे नहीं लिखना, थोड़ा सा अरेंज कर देता तो बेटी, ठीक है ना, हेलेना को हराया, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में को आया। फिर उसके बाद मेगास्थनीस को भी डाल देना इसी में कि मेगास्थनीस सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था और मेगास्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और वहाँ बहुत दिन रहा। और वहाँ किताब कौन लिखा? इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रशासन है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रशासन व्यवस्था है, उस मेगास्थनीस की किताब इंडिका में लिखा हुआ है। इतना बात लिखना होगा, इतना बात हो गया होगा, 5 6 7 8 10 लाइन हो जाएगा। अब क्या चाहिए? गौतम बुद्ध का जीवन और उपदेश। पहले तो जीवन पे आते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? जन्म लुम्बिनी नेपाल में। तो गौतम बुद्ध का जन्म, जीवन और उद्देश्य उपदेश। तो गौतम पहले लिखना है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में हुआ। दूसरा बात, कहाँ हुआ? लुम्बिनी नेपाल में। लुबनी में हुआ, ठीक है ना, लुबनी में हुआ। दूसरा, तीसरा बोलो। उसके बचपन का नाम उसके बचपन सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध का, तुमने सोचा हम ही बोल देते, हटाओ यार। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के नेपाल के तराई में हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध एक राजकुमार परिवार में या तो क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए थे, क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए थे। और गौतम बुद्ध जब कपिलावस्तु की सैर पर निकले तो उसने 4 दृश्य देखा। अब इसको शॉर्ट क्वेश्चन में डाल दोगे, अब इसको शॉर्ट क्वेश्चन में डालना है कि गौतम बुद्ध जब कपिलावस्तु की सैर पर निकले तो उसने कितना दृश्य देखा? उसका नाम 4 दृश्य, ठीक है ना। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, फिर सन्यासी उससे पहले लिखना है एक और बात। पहले तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, एक लाइन। दूसरा लाइन, ये गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? ये कहाँ? लुम्बिनी नेपाल में। तीसरा पॉइंट, ये गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चौथा पॉइंट, ये गौतम बुद्ध का शादी किससे हुआ है? यशोधरा से। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, ये गौतम बुद्ध को एक बेटा हुआ, उसका नाम राहुल। मदर का नाम उड़ा दिए। फादर मदर का नाम लो न लो, हम ठीक है वो उड़ा दिया, जो भी है ठीक है, लिख लिया। और पांचवा है गौतम बुद्ध का बेटे का नाम क्या है? राहुल। फिर जब गौतम बुद्ध कपिलावस्तु की सैर पे निकले तो उसने कहा 4 दृश्य देखा, वो भी लिख लेना। गौतम बुद्ध जब अपने मतलब राज्य को देखने के लिए सैर पे निकले, कपिलावस्तु की सैर पे निकले, तो उसने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति और मृत व्यक्ति देखा, ये लिख लेना। उसके बाद लिखना है कि फिर उसके बाद गौतम बुद्ध ये सब दृश्य देख करके उनका मन विचलित हुआ और वो है ना मतलब सन्यासी जीवन व्यतीत करने का ख्याल करी। फिर उसको अपने बाल बच्चे को छोड़ करके वो है ना मतलब घर से त्याग दिया। कितने साल में? 29 साल की अवस्था में घर को त्याग दी। फिर उसके बाद न फिर ये आलार कलाम से उसने उन्हें शिक्षा लिया और उनको फिर ज्ञान की प्राप्ति लिखना है। ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। फिर ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाए। अब लेकिन एक बात और लिखना है कि जब वह घर को त्यागिन था तो उसको क्या बोलते हैं? महाभिनिष्कर्मण। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उसको क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन हो गया। उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। ये भी लिख दिया कि उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में प्राकृतिक भाषा में दिया, ठीक है ना। और उनकी मृत्यु कहाँ हो गया था? कुशीनगर में हो गया था। इतना बात क्या पॉइंट? बहुत हो जाएगा। 2 मिनट। कुशीनगर में था। अब उसका उपदेश, गौतम बुद्ध का उपदेश वही सब लिखना है। दुनिया दुखों का घर है, इन दुखों का कारण वासना और इच्छा है। इन दुखों को, वासना और इच्छा को, दुख को दूर करके, वासना इच्छा को मार करके दुख दूर होता है। और इन दुखों के लिए अष्टमार्ग पे चलना। और उसका बहुत सारा उपदेश लिखना। सत्य, अहिंसा, अपनी सत्य, ब्राह्मण तो जैन धर्म में जो भी है उपदेश है, सत्य है, अहिंसा, ठीक है ना।
हाँ, तो ये सब जो भी है लिख देना उपदेश। उसके बाद आ जाओगे, अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जीवन और उद्देश्य। उपदेश। तो पहले महावीर स्वामी का जन्म 40 ईसा पूर्व में। 40 ईसा पूर्व में वैशाली कुंडग्राम वैशाली में हुआ। वैशाली में। ठीक है। और इनकी माता का नाम त्रिशिला लक्ष्मी लिच्छवी गणराज की। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका शादी यशोधरा से हुआ था। से हुआ। इनके इनकी एक बेटी है प्रियदर्शनी। 30 वर्ष की उम्र में वह घर को त्याग दिए बड़े भाई से इजाजत लेकर। और इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है। और इनके प्रथम अनुयायी जामिल कहलाए। ठीक है ना। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर है। ठीक है ना। और इनकी मृत्यु 72 वर्ष में 486 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। ठीक है ना। और त्रिरत्न लिख देना। अपना त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से। त्रिरत्न में 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और इनके कुछ उपदेश लिख देना। क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है ना। बस हो गया। तो आना नहीं है ना, आज फ्राइडे है। नहीं आना है, कल भी आपको नहीं आना है। बात स्टार्ट करें। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। पहले सवाल लिखना कि भारतीय संविधान के कितना वर्ष लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन। और ये कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। कब बन के तैयार हुआ? 1949 26 नवंबर 1949। और ये एक लिखित संविधान है और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है। अब पहले तो ये पहला पॉइंट लिख देना कि ये लिखित संविधान है। फिर उसके अंदर लिखना है ये बहुत बड़ा भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची है। विषय का इसमें बंटवारा है। केंद्र सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। भारत का जो विशेषता में लिखना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसमें मौलिक अधिकार है, राज्य का नीति निषेध तत्व है, भारत में एकहरी नागरिकता है। ठीक है ना। वयस्क मताधिकार है, अस्पृश्यता है, राष्ट्रभाषा। यह लिखना है कि भारत में एकता और अखंडता। ये सारा भारतीय संविधान की विशेषता है। हो गया।